हेलो फ्रेंड। तो हम लोगों को जो है प्रैक्टिस सेट में यहाँ पे डिस्कस कर रहे थे। तो आज जो है इसका थर्ड लेक्चर यहाँ पे है। तो ये जो है आपका डेली 8 PM पे आपको मिलता है देखने को, जो सेट है आपका। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे साइट पे विजिट नहीं करते हैं तो करते रहिएगा। बहुत सारे MCQ, जॉब अपडेट और बहुत सारी एक्टिविटी होती रहती है। और टेलीग्राम चैनल अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो इजिली ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम का भी जो चैनल का लिंक है वो आपको नीचे मिल जाएगा। ईज़िली वहाँ से जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। बहुत सारे जो भी अपडेट होते हैं वो आपको ईज़िली मिल जाते हैं हमारे टेलीग्राम चैनल पे। ठीक है, तो ये सीरीज़ का नाम है नेक्स्ट लेवल पावर MCQ सीरीज़, जो आपके लिए जो है 8 PM पे डेली आता है। इस सेशन में हम लोग मिक्स टाइप के MCQ डिस्कस करते हैं। जितने भी अपकमिंग एग्जाम है 2022 में, रिसेंटली अभी PPCL का एग्जाम है, बाकी जो भी आप एग्जाम दोगे बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है ये जो आपका जो सीरीज़ है। क्योंकि इसमें जो भी क्वेश्चन है एक तरीके से बहुत ही अलग तरीके के क्वेश्चन मैं रखने वाला हूँ, जो आपका मतलब कि एक काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट होगा। जो भी अगर उस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं तो काफ़ी ज़्यादा आपके लिए हेल्पफुल होगा। ठीक है, तो मैं इस सीरीज़ में काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चन यहाँ पे इंक्लूड कर रहा हूँ। ठीक है, तो इस सेशन को जो है लाइक ज़रूर करिएगा और शेयर भी कर दीजिएगा दोस्तों के साथ। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन के साथ। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपका दिया गया है। देखिए, इस टाइप PMC टाइप के क्वेश्चन आपने किया ही होगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन आते भी हैं, लेकिन यहाँ पे कुछ अलग टाइप के क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे दे रहा हूँ। और इसलिए काफ़ी, अगर इस टाइप के क्वेश्चन बनते भी हैं, बने भी हैं क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है। ए PMC टाइप का कोई मीटर है। ठीक है, PMC टाइप का कोई मीटर है जिसमें हैज़ ए कॉइल एरिया, आपका एरिया जो है आपका दिया गया है। ठीक है, एरिया दिया गया है। द फ्लक्स डेंसिटी जो है आपका कितना दिया गया है, 2 मिली वेबर पर मीटर स्क्वायर। स्प्रिंग कांस्टेंट आपका दिया गया है न्यूटन मीटर पर रेडियन सेकेंड। और जो डिफ्लेक्शन है वो आपका 90 डिग्री है। प्रोवाइडेड वेन ए करेंट 5 मिली एम्पियर, द नंबर ऑफ टर्न ऑफ द कॉइल। ठीक है, तो इजिली यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया है कि PMC टाइप का कोई इंस्ट्रूमेंट है जिसमें कॉइल का एरिया दिया गया है, फ्लक्स डेंसिटी, स्प्रिंग कांस्टेंट और डिफ्लेक्शन एंगल दिया गया है। ठीक है, और अगर माना जाए कि उसमें अगर 5 मिली एम्पियर की करंट फ्लो हो रही है तो नंबर ऑफ टर्न कितना उसमें होगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी कॉइल होता है तो उसमें नंबर ऑफ टर्न इजिली होता है, आपको पता ही होगा। ठीक है, तो PMC टाइप में जो डिफ्लेक्शन होता है ना, वो आपका फार्मूला आपको थोड़ा आना चाहिए। डिफ्लेक्शन बराबर होता है 1/KC बी आई नंबर ऑफ टर्न इंटू एरिया। ठीक है, ये फार्मूला होता है। ये फार्मूला आप याद रखिएगा। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, छोटे मोटे जो भी क्वेश्चन आप बनाना होगा यहाँ पे एग्जामिनर बना सकता है। जैसे कि यहाँ से क्वेश्चन इंक्रीज और डिक्रीज का भी बन सकता है आपका। ठीक है, तो B बराबर 5/A भी होता है यहाँ पे, ये ध्यान दीजिएगा, B बराबर 5/A से। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ भी पूछ सकता है कि डिफ्लेक्शन बढ़ाने के लिए एरिया कम क्या। ठीक है, तो यहाँ से ये सारी चीजें बनती हैं आपके क्वेश्चन। KC जो है ये आपका स्प्रिंग कांस्टेंट है। ठीक है, B जो है आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी है, I जो है करंट है, और N जो है नंबर ऑफ टर्न, ये जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया। ठीक है, तो यहाँ से कोई न्यूमेरिकल तो बनेगा ही बनेगा। बाकी जो भी क्वेश्चन है इंक्रीज और डिक्रीज का, वो सब भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, जैसे पूछ लेगा कि जो स्प्रिंग कांस्टेंट है फ्लक्स डेंसिटी बढ़ाने पे क्या होगा, तो स्प्रिंग कांस्टेंट इधर आ जाएगा KC, B बढ़ाने पे KC बढ़ेगा। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन ध्यान दीजिएगा। ठीक है, बस ये नहीं है कि फार्मूला आपको याद वो करना है, हर टाइप की एक्टिविटी को आपको पता करना है किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारी चीज़ें। ठीक है, तो फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फार्मूला ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ से इजिली हम लोग कर सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे नंबर ऑफ टर्न, तो थीटा यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं। ठीक है, थीटा देखिए हमारे पास दिया कितना है, 90 दिया है। ठीक है, तो इसको हम 90 लिख सकते हैं, और इसको 90 दिया गया है तो ये आपका एंगल में दिया है, लेकिन हमें इसे बदलना होगा रेडियन में, क्योंकि यहाँ पे कंपेरिजन करना है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे चलिए 90 को अगर हम बदलना चाहें तो कितना बदल सकते हैं, आपका π/2 हो जाएगा रेडियन। ठीक है, π/2 रेडियन में हम इसे कन्वर्ट कर लिए। ठीक है, तो ये हो जाएगा π/2। अब इसी को हम यहाँ पे नीचे लिख लेते हैं कि 90 को हम लोग थीटा जो 90 दिया था उसको हम लोगों ने π/2 कर लिया। ठीक है, बाकी सभी वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं। ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड, जस्ट 1 सेकेंड। यहाँ पे देखिए सभी वैल्यू को हमें रख लेते हैं वहाँ पे 1/KC। KC की वैल्यू यहाँ पे कितना दिया है भाई, स्प्रिंग कांस्टेंट। ये आप देखिए स्प्रिंग कांस्टेंट रख लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 के पावर -6 हो जाएगा। और उसके बाद जो है आपका यहाँ पे फ्लक्स डेंसिटी 2 मिली दिया गया है, तो ये आप रख लीजिएगा 2 गुणे 10 के पावर -3 हो जाएगा आपका। ठीक है, फिर आपका यहाँ पे दिया गया है 5 मिली एम्पियर करेंट है, तो 5 गुणे 10 के पावर -3 कर लीजिएगा। नंबर ऑफ टर्न निकालना है तो ये रखिएगा अपने पास ही। एरिया आपका दिया गया है कितना, 200 mm²। ठीक है, तो ये हो जाएगा, mm का मतलब होता है 10 के पावर -3। ठीक है, और स्क्वायर है तो 10 के पावर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा आपका। ठीक है,
तो यहाँ पे इजीली जो है अभी यहाँ पे देखो, अब करना कुछ नहीं है, नंबर ऑफ टर्न आप यहाँ से कैलकुलेट कर लीजिएगा। पाई की वैल्यू इजीली आपको यहाँ पे, तो देखिए यहाँ पे कैलकुलेशन हम लोग टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। यहाँ पे सब वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिएगा। जस्ट यहाँ पे जो आपका नंबर ऑफ टर्न आएगा लगभग, अगर कैलकुलेट करिएगा तो 125.66 आएगा, ठीक है। इसी को अप्रॉक्स हम लिख सकते हैं 126। तो ये आपका 126 जो होगा वो आपका टर्न हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपके राइट आंसर बनेगा आपका 126, बी वाला सेकंड जो ऑप्शन होगा वो आपका बनेगा, ठीक है। तो फार्मूला इजीली याद रखिएगा, फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है। और बस यहाँ पे थीटा जो होगा, जो एंगल होता है 90 डिग्री, उसको आपको रेडियन में बदलने के लिए पाई बाई ऐसे बदल लीजिएगा, ठीक है। बाकी सभी को कैलकुलेट कर लीजिएगा, तो इजीली आपको क्वेश्चन भी आएगा। तो ज़्यादा कैलकुलेशन नहीं करना होगा, छोटा ही होगा। मैंने यहाँ पे रखा हुआ है उस हिसाब से डाटा को। मेनली आपका फार्मूला है, तो फार्मूला को अच्छे से याद रखिएगा। बाकी यहाँ से इंक्रीज डिक्रीज जो भी क्वेश्चन बनेगा आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। तो यहाँ पे अगले क्वेश्चन देखिए, ये भी क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपका इस टाइप का जो क्वेश्चन है पावर ग्रिड में और एसएससी जेईई में काफ़ी फेवरेट है, ठीक है। और बाकी इन केस देखिए और भी एग्जाम में बन सकता है, क्योंकि कंपनी एक ही है, तो जो सीक्वेंस रहता है आपका सेम ही रहता है जो भी क्वेश्चन बनाने का होता है। यहाँ पे दिया गया है द रिक्वायर्ड लाइन कंपनसेटिंग इंडक्टेंस बिटवीन द लाइन टू न्यूट्रल इज 800 ओम, ठीक है। टू गेट ए रिसीविंग इन वोल्टेज इतना रिएक्टेंस जनरेट। तो यहाँ पे देखो दिया गया है कि जो लाइन कंपनसेटेड इंडक्टेंस बिटवीन द लाइन टू न्यूट्रल, ठीक है। लाइन टू न्यूट्रल में इंडक्टेंस जो रखा गया है वो आपका 800 ओम है, और रिसीविंग इन वोल्टेज अगर मान लो 400 केवी है, तो वो कितना रिएक्टेंस वोल्टेज जो है वो आपका जनरेट करेगा आपका, ठीक है। तो जो आपका कंपनसेटिंग जो इंडक्टेंस है लाइन का और रिसीविंग इन आपका दिया हुआ है। तो यहाँ पे देखो मेन जो है आपका फार्मूला है यहाँ पे, और फार्मूला जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पे भी। जो रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर, जो रिएक्टेंस ऑफ जनरेटर होगा यानी Q बराबर होता है V स्क्वायर अपान एक्सएल होगा, ठीक है। ये आपका फार्मूला याद रखना होगा, Q बराबर V स्क्वायर अपान एक्सएल। और यहाँ पे जो है आपका एक्सएल क्या है, एक्सएल है आपका कंपनसेटिंग, ये एक्सएल है आपका कंपनसेटिंग रिएक्टेंस है आपका, ठीक है। ये आपका दिया गया है कंपनसेटिंग रिएक्टेंस। तो यहाँ पे जो रिसीविंग इनका जो वोल्टेज है वो आपका 400 केवी दिया गया है, ठीक है। तो 400 केवी 400 देखो मेगा वोल्ट में दिया है ना, तो आपको ज़्यादा इजली 400 केवी है तो नॉर्मली केवी में ही रखो। एक्सेल आपको कितना रखना है, आपका एक्सेल देखो यहाँ पे 800 ओम दिया गया है, तो 800 ओम रखना है आपको। और यहाँ पे जो रिएक्टेंस जो जनरेट होगा वो आपका, अब यहाँ से हम निकाल सकते हो 16 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 और 8 से 200 आपका, ठीक है। यहाँ पे 200 मेगा वोल्ट एम्पियर, ठीक है। ये आपका बन जाएगा आंसर। तो यहाँ पे आपका तीसरा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस टाइप का क्वेश्चन आपने किया भी होगा, ठीक है। इसलिए मैं यहाँ पे जो है इस क्वेश्चन को यहाँ पे रख रहा हूँ। 200 आपका हो जाएगा, ठीक है। तो फार्मूला जरूर याद रखिएगा। यहाँ से भी देखो क्वेश्चन कैसे बन सकता है, इसको भी ध्यान दो। थोड़ा सा यहाँ पे देख लो कैसे क्वेश्चन यहाँ से उठेगा। क्योंकि एक्सेल बराबर क्या होता है आपका 2 पाई एफ इंटू एल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लेगा कि फ्रीक्वेंसी को बढ़ाने पे जो रिएक्टिव जो जनरेटर का जो रिएक्टेंस पावर जो जनरेट होगा वो क्या होगा, तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से रिलेशन आप ध्यान दीजिएगा। ये तो वी स्क्वायर वोल्टेज आप समझ ही रहो, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन भी और उठा सकता है। तो एक्सेल बराबर हो जाएगा आपका 2 पाई एफ इंटू एल, ठीक है। तो क्यू इंटू जो भी प्रोपोर्शनल की प्रॉपर्टीज है फ्रीक्वेंसी और इंडक्टेंस पे, यहाँ से आप ध्यान दीजिएगा कि फ्रीक्वेंसी बढ़ाने पे ये डिक्रीज होगा, एल बढ़ाने पे क्या होगा, ठीक है। तो ये सब आपको पॉइंट जरूर रखना है, क्योंकि क्वेश्चन देखो एक से ऐसा नहीं कि आपको फार्मूला बस याद रखना है, मतलब ध्यान देना है, क्वेश्चन के टेक्निक को भी समझना है, किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं फार्मूले से भी। बहुत सारे क्वेश्चन फार्मूले से ही बन जाते हैं और बहुत सारे न्यूमेरिकल भी आपके उठ के आते हैं यहाँ से सीधे, ठीक है। इसलिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। दिया गया है फॉर ए गिवन 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है, जिसमें स्टेटर का जो आउटपुट है माइनस ग्रॉस रोटर आउटपुट वो किसके इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो कि हमारे पास जो है 3 फेज इंडक्शन मोटर है, ठीक है। ये आपका स्टेटर है भाई, ठीक है। और यहाँ पे 3 फेज की मान लो सप्लाई है, और यहाँ पे मान लो
ये बीच में आपका रोटर है। तो यहाँ पे जैसे कि 3 फेज की अगर आप सप्लाई देते हो तो स्टेटर में सप्लाई आएगी, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, स्टेटर का इनपुट हमें पहले मिल जाएगा भाई। स्टेटर में हमने 3 फेज सप्लाई दिया। अब स्टेटर में जैसे सप्लाई मिलेगी तो सबसे पहले स्टेटर में क्या होगा, पहले तो कॉपर लॉस हो जाएगा, ठीक है। कॉपर लॉस होने के बाद आयरन लॉस भी हो जाएगा आपका, आयरन लॉस भी बोल सकते हो या कोर लॉस, ठीक है, पहले हो जाएगा। उसके बाद जो भी फ्लक्स जनरेट होगा, उसके बाद एयर, ये आपका एयर गैप है, तो एयर गैप में जो भी पावर आपका आएगा वो आपके रोटर को मिलेगा, यहाँ से लिंक करेगा। और आपका टार्क कैसे जनरेट होता है इसलिए आपको पता ही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो स्टेटर आउटपुट दिया ना, तो स्टेटर आउटपुट का मतलब जो एयर गैप में जो पावर आएगा ना वही आपका दिया गया है स्टेटर आउटपुट, ठीक है। तो ये हो गया आपका स्टेटर, ये आपका स्टेटर आउटपुट हो गया भाई, ठीक है। अब यहाँ पे फ्लक्स लिंक करेगा, उसके बाद क्या होगा, यहाँ पे जब लिंक करेगा तो अब रोटर की बात आएगी। तो रोटर में क्या होगा, रोटर में जो होगा आपका कॉपर लॉस होगा, और यहाँ पे भी कोर लॉस होगा या फिर आयरन लॉस हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद जब इसमें जैसे ही होगा तो उसके बाद जब लॉस हो जाएगा तो रोटर अब क्या होगा, रोटर अब आउटपुट देना स्टार्ट होगा, मतलब घूमना स्टार्ट होगा। अब रोटर क्या करेगा भाई, आउटपुट देगा, ठीक है। तो अब रोटर आउटपुट देगा हमें, तो रोटर जब आउटपुट देगा तो उस कंडीशन में क्या होगा, जब घूमेगा तो मैकेनिकल लॉस होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल लॉस हो जाएगा भाई, जब घूमेगा तो मैकेनिकल लॉस होगा। उसके बाद लास्ट में जो मैकेनिकल लॉस होगा, घूमेगा, तो उसके बाद शाफ्ट पे जो कुछ ना कुछ पावर होगा भाई, ठीक है। तो ये आपका लास्ट में बचता है आपका शाफ्ट पावर, ठीक है। वो फाइनल आउटपुट यही होता है आपका शाफ्ट पावर। तो यह पूछा गया था कि जो स्टेटर का आउटपुट है और ग्रास रोटर का जो आउटपुट है, यानी इसके बीच का जो होगा मतलब क्या होगा। तो देखो स्टेटर का आउटपुट ये हुआ, और ग्रास रोटर यानी रोटर का जो आउटपुट होगा ये, यानी ये हुआ। इसके बीच क्या आपका बच रहा है, इसके बीच में आपका रोटर कॉपर, ये आपका बचेगा रोटर कॉपर लॉस, ठीक है, ये आपका बचेगा बीच में। क्योंकि जैसे ही स्टेटर में आउटपुट आप दे रहे हो, मतलब 3 फेज सप्लाई दिया, इनपुट आपने दिया, तो कॉपर और आयरन लॉस हो गया, ठीक है। उसके बाद रोटर में जो आपका एयर गैप के कारण जो फ्लक्स आ रहा है वो लिंक करेगा, ठीक है। जैसे रोटर में लिंक करेगा उसके बाद रोटर में कॉपर लॉस और कोर लॉस होगा, ठीक है। तो सबसे पहले स्टेटर का जो आउटपुट के बाद पहला क्या आ रहा है आपका, रोटर कॉपर लॉस और कोर लॉस ही आ रहा है। तो इसलिए बी वाला ऑप्शन यहाँ पे आपका सही हो जाएगा, ठीक है। दूसरा जो ऑप्शन होगा वो आपका सही होगा। विंडेज लॉस एंड फ्रिक्शन लॉस ये बाद में आ रहा है, ठीक है। स्टेटर आयरन लॉस तो होगा नहीं, क्योंकि पहले ही हो चुका है स्टेटर आयरन लॉस और कॉपर लॉस, ये तो बहुत पहले ही हो चुका है। हमें तो यहाँ पे स्टेटर आउटपुट के बाद की बात करनी है ना, तो रोटर कॉपर लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीक्वेंस याद रखिएगा, ठीक है, सीक्वेंस याद रखिएगा। क्वेश्चन यहाँ से उठा के कहीं कभी पूछ लेगा कि रोटर आउटपुट का और शाफ्ट पावर आउटपुट माइनस मैकेनिकल होगा, ठीक है। तो ये सब ध्यान दीजिए, इसलिए मैं पूरा लिखवा रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि बस जल्दी से आपको क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा करना है। रोटर आउटपुट और माइनस अगर यहाँ पे दे दे कि शाफ्ट पावर आउटपुट, ठीक है, शाफ्ट पावर आउटपुट, तो ये हो जाएगा आपका मैकेनिकल लॉस हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिएगा किस सीक्वेंस में बन रहा है, ठीक है। क्योंकि कॉन्सेप्ट को पकड़ के रखिएगा, एग्जामिनर तो आई थिंक आप समझ रहे हो, तो किसी भी तरीके से घुमा सकते हैं। बस आपको ये वाली जो सीक्वेंस मैंने पूरा बताया इसको याद रखना है, और बाकी आपका इजली, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए दिया गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मोटर विच वुड नॉट सुटेबल फॉर यूज सर्वो मोटर। सर्वो मोटर के लिए यहाँ पे कौन सा मोटर यूज नहीं होता है, ठीक है। तो सर्वो मोटर जो होता है एक तरीके से क्लोज लूप कंट्रोल सिस्टम का मोटर होता है, ठीक है, जिसमें आपका इसमें पोजीशन वेलोसिटी और जो टॉर्क जो कमांडेड होता है, ठीक है, इसमें हम यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है ना कि आपका इजली एसी और डीसी दोनों टाइप के मोटर हम यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं जैसे एसी में, तो यहाँ पे देखो सिंक्रोनस की अगर हम बात कर लेते हैं, तो सिंक्रोनस में क्या होता है कि वहाँ पे स्पीड का वेरिएशन उतना नहीं होता है, ठीक है, स्टेबल स्पीड होती है, काफ़ी हाई स्पीड होती है। तो वहाँ पे जो है इजली परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा होता है, ठीक है। फीडबैक एक तरीके से बोल सकते हो, आखिर फीडबैक का मतलब इजली की स्टेबल पॉइंट आपका बना हो, ठीक है। तो वहाँ पे जो सिंक्रोनस होता है वहाँ पे क्या होता है कि स्पीड काफ़ी मेंटेन रहती है, तो इस वजह से वहाँ पे आपका स्पीड डाउन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन वही एसी इंडक्शन मोटर की अगर हम बात करते हो तो वहाँ पे क्या होता है कि रोटर की स्पीड तो आपका एयरनेस होता नहीं है, सिंक्रोनस स्पीड होती नहीं है, स्लो ही होता है।
तो यहाँ पे कोई फीडबैक टाइप का होता नहीं है कि जो स्पीड आपका स्टेबल हो सके, ठीक है, तो डाउन हो जाता है ना, तो इसलिए हम यहाँ पे एसी इंडक्शन मोटर का हम यूज़ नहीं कर सकते यहाँ पे। बाकी आपका स्टेपर मोटर ये जितने भी हैं आपका ब्रशलेस और परमानेंट ये सब यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि इनका लीनियर स्पीड टार्क रिलेशन होता है मैक्सिमम, ठीक है, तो ये सब यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, तो ये आपका एसी इंडक्शन मोटर ये सूटेबल नहीं है आपका, ठीक है, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन इजीली आप लोग ने बनाया होगा, ठीक है, तो इसमें आपको जो है काफ़ी कम टाइम में करने के लिए मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। दिया गया है कि फॉर ए स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर है, ठीक है, इफ द सप्लाई वोल्टेज मान लो हम चेंज करते हैं कितना 5%, ठीक है, इट विल बी प्रोड्यूस द अप्रॉक्सीमेटली चेंज ऑफ द रोटर टॉर्क, कितना टॉर्क जो होगा चेंज होगा आपका, ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका स्लिप रिंग इंडक्शन मोटर का जो टार्क होता है वो स्लिप E2 स्क्वायर इंटू R2 होता है अपान R2 का स्क्वायर प्लस स्लिप इंटू रिएक्टेंस का स्क्वायर होता है, ठीक है, ये आपका फार्मूला होता है। यानी टार्क इजिली किस पे डिपेंड करता है, आपका सप्लाई वोल्टेज के स्क्वायर के फॉर्म में आपका डिपेंड करता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो सप्लाई वोल्टेज है वो आपका कितना चेंज किया जा रहा है 5%, ठीक है, तो 5% चेंज किया जा रहा है। मान लो कोई इसको देखो मैं दूसरे मेथड से बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि टाइम कम होता है ना, तो इसमें इस हिसाब से मैं मतलब जो है कम टाइम में सॉल्व कैसे करना है उसको मैं बता रहा हूँ। 5% देखो चेंज करना है, तो कोई भी क्वांटिटी है 100% होती है आपका, ठीक है, तो 5% चेंज करना है तो मतलब बचेगा कितना आपका 95% बचेगा, ठीक है। अब 95% को आपको नॉर्मली इसमें बदल लोगे तो कुछ इस फॉर्म में होगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो आपका वोल्टेज है वो स्क्वायर के फॉर्म में होता है ना, तो आपका इसको क्या करना है, स्क्वायर करना है, मतलब 9.95 को स्क्वायर करने का मतलब 2 बार गुणा करिएगा, तो जब इसको 2 बार गुणा करिएगा तो ये बनेगा आपका 0.90, कुछ इस तरीके से बनेगा, ठीक है, 25 बनेगा, तो हमें 25 को नहीं लेना है, बस 0.90 को ही कंसीडर करना है, ठीक है। तो अगर 5% चेंज करते हो सप्लाई वोल्टेज में, तो जो टार्क का डिफरेंट होगा वो कितना होगा 0.90, कुछ इस तरीके का चेंजेस होगा, ठीक है। और ओरिजिनल जो टार्क होता है वो आपका कितना होता है 100% होता है, ठीक है, तो ये 0.90 का मतलब इसको हम कितना बोल सकते हैं, एक तरीके से ये 90% चेंज हो रहा है, ठीक है। और कोई भी टार्क 100% है तो उसमें 90% जब आप चेंज करिएगा तो बचेगा कितना आपका 10% बचेगा, ठीक है, तो इसलिए इसका आंसर जो होगा वो आपका पहला ऑप्शन जो होगा वो सही हो जाएगा। इसको आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है, इस तरीके से भी कर सकते हैं, मतलब कुल मिला के जो है आपका जो वोल्टेज है, मतलब जो 5% आप जो चेंज कर रहे हो ना उसको माइनस करना है ओरिजिनल से, ठीक है, तो 95% होगा। इसका वोल्टेज स्क्वायर होता है ना, तो इसको स्क्वायर कर लो, मतलब 2 बार गुणा कर लो, तो ओरिजिनल आपका इस तरीके से वेरिएशन होगा। अब टार्क जो होता है 90% हुआ, कोई भी टार्क मान लो इनिशियल में तो 100% मानेंगे हम लोग, कितना चेंज हो रहा है तो 100% माइनस 100 माइनस 90 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10%, ठीक है, तो ये आपका आंसर होगा। देखो इस टाइम में हमने क्वेश्चन काफ़ी बुकों में पढ़ा होगा, यहाँ पे जो है मैं दूसरा एक तरीका दिखा दे रहा हूँ आपको। बुकों में आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लो सप्लाई वोल्टेज अगर हम चेंज करते हैं कितना भाई 10%, तो यहाँ पे जो टार्क होगा वो कितना परसेंट चेंज होगा तो 19% होगा, ठीक है, ये भी आपने पढ़ा होगा, ये भी उसी तरीके से आता है। मान लो वोल्टेज हमने कितना चेंज किया है 10%, कोई भी क्वांटिटी 100% होती है, तो जब आप 10% चेंज करोगे तो कितना बचेगा, ये 90% बचेगा, ठीक है। अब 90% को नॉर्मल इस तरीके से बदल लो नॉर्मल में, अब ये हमने बदल लिया, अब वोल्टेज का स्क्वायर होता है भाई, तो हम इसका स्क्वायर कर लेंगे, ठीक है, तो ये हो जाएगा स्क्वायर जब आप करिएगा तो ये कितना हो जाएगा आपका कुछ इस तरीके 981 हो जाएगा मतलब, ठीक है। अब ये 81 का मतलब कितना हुआ आपका 81% हुआ, ठीक है, यानी इतना चेंज आ रहा है। और टार्क मान लो हमारे पास टार्क इनिशियल में 100% कंसीडर करते हैं ना, और चेंज कितना हो रहा है आपका 81%, तो बचेगा कितना यहाँ से 19% बचेगा, ठीक है। तो ये आपका एक तरीके से मतलब शॉर्ट ट्रिक है, काफ़ी इजिली मतलब कम टाइम में आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आपके बुक में मिल जाएगा, ठीक है, ये आपके बुक में मिल जाएगा, इसलिए मैं यहाँ पे 5% रखा हूँ ताकि मतलब कि जो लोग बहुत लोग पता भी होगा, जो लोग बिगनर हैं या नहीं पता है तो इजीली इस तरीके से कैलकुलेशन करिएगा, काफ़ी कम टाइम में इजीली आप बना ले जाएंगे, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको यहाँ पे। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पे अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस तरीके के क्वेश्चन आपको पता ही होगा कि 80 से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, तो यहाँ पे भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 80 हुआ जो माइक्रो कंट्रोलर है आपका 80 हुआ, 80 हुआ, हर जगह से क्वेश्चन आपको देखने को मिल ही रहा है, ठीक है। तो चाहे यूपीपीसीएल का एग्जाम हो, चाहे आरबीएनएल का हो, अभी रिसेंटली जो भी एग्जाम हो रहे हैं आपका देखने को मिल ही रहा है, ठीक है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को भी इंक्लूड किया हुआ है, ठीक है। तो इस सेशन में आपको ऐसा कोई ऐसा जो
वैरायटी होगा वो आपको ऐसा ना हो कि नहीं देखने को मिले, 100% मिलेगा देखने को। अभी बहुत सारे नॉन कन्वेंशनल जो एनर्जी सोर्सेज है उस पर आपको मिल जाएगा। कंप्यूटर के भी अभी बहुत सारे धीरे धीरे इंक्लूड करूंगा मैं, ठीक है। आप बस सीरीज के साथ बने रहिए, ठीक है, और सेशन को लाइक भी करिए, शेयर भी करते रहिएगा, ठीक है, जिससे मोटिवेशन बना रहेगा। अभी देखो यहाँ पे दिया गया इन्हें 80 माइक्रो कंट्रोलर इज यूज टू स्टोर प्रोग्राम, ठीक है, किसमें भाई हम जो प्रोग्राम स्टोर करेंगे वो किसमें करेंगे, ठीक है। और आगे दिया है एंड इज यूज टू स्टोर डाटा, डाटा किसमें स्टोर करेंगे हम लोग, ठीक है। तो देखो 80 जो माइक्रो कंट्रोलर होता है नहीं, ये आपका सेपरेट मेमोरी टू स्टोर डाटा एंड प्रोग्राम होता है, ठीक है। इसमें जो प्रोग्राम होता है इसमें जो रुक जाओ, यहाँ पे जो होता है इसमें जो आपका जो प्रोग्राम होता है, ठीक है, ये आपका स्टोर होता है भाई किसमें, जो प्रोग्राम स्टोर होता है ये आपका नॉन 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 वोल्टाइल मेमोरी में स्टोर होता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन उठा के घुमा के पूछे, यानी जो 80 माइक्रो कंट्रोलर है इसमें जो प्रोग्राम स्टोर होता है वो नॉन वोल्टाइल मेमोरी में होता है। तो नॉन वोल्टाइल मेमोरी का मतलब अगर मान लो वोल्टेज नहीं है तो डाटा अवेलेबल है, तो उसे हम क्या बोलते हैं, रोम बोलते हैं, ठीक है। और जो आपका जो डाटा जो स्टोर होता है ना, ये तो प्रोग्राम स्टोर हो गया भाई। अब हम किसकी बात करेंगे, डाटा इज स्टोर, जो डाटा स्टोर होता है ये किस में होता है, आपका वोल्टाइल मेमोरी में होता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा वोल्टाइल मेमोरी। ये क्या हो जाएगा भाई, जो डाटा स्टोर, देखो ध्यान देना, प्रोग्राम और डाटा में कंफ्यूज मत होना, पहले बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिएगा और अच्छे से नोट कर मतलब नोट्स बना लीजिएगा। जो प्रोग्राम होता है वो आपका नॉन वोल्टाइल मेमोरी में हम लोग स्टोर करते हैं, मतलब अरे नहीं 80 जो होता है आपका, ये इसका जो प्रोग्राम है ना वो आपका स्टोर करता है नॉन वोल्टाइल मेमोरी में यानी रोम में, और जो डाटा होता है वो आपका वोल्टाइल मेमोरी में स्टोर होता है। यानी वोल्टाइल मेमोरी का मतलब कि अगर हमारे पास वोल्टेज है तो डाटा अवेलेबल होगा, उसे हम बोलते हैं रैम, ठीक है। रैम में क्या होता है ना कि वोल्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, जब तक वोल्टेज आएगा तो डाटा अवेलेबल है। और रोम में क्या है कि अगर वोल्टेज नहीं भी है तो डाटा आपके पास बना रहता है, उसे नॉन वोल्टाइल मेमोरी बोलते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर इजिली आपको पता चल जाएगा, यहाँ पे क्या होगा आपका रोम होगा, ठीक है, क्योंकि स्टोर प्रोग्राम पूछा था ना, तो प्रोग्राम आपका क्या होगा, रोम में होगा। और स्टोर डाटा, डाटा जो पूछा था वो आपका क्या हो जाएगा, रैम होगा यहाँ पे, तो ये हो जाएगा आपका रैम। तो इस तरीके से आपका चौथा जो ऑप्शन है वो आपका यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, अगर मान लो रोम और रैम नहीं दिया है तो नॉन वोल्टाइल और ये सब भी ध्यान दीजिएगा, ठीक है, क्वेश्चन घुमा सकता है, इसलिए मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ। अब चलो कुछ यहाँ पे एक्स्ट्रा फैक्ट भी देख लेते हैं, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ भी बन सकता है। तो चलो हम देख लेते हैं यहाँ पे जो साइज होती है ना, रोम की जो साइज होती है, इसको थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। जो साइज होती है रोम की वो 4K लेके हम लोग चलते हैं, और जो साइज होती है रैम की, इसकी जो साइज होती है भाई 128 बाइट्स होती है, ठीक है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। कोई भी ऐसी चीज़ें नहीं बताऊंगा जो आपके एग्जाम से बाहर हो, एग्जाम से हट कर, ठीक है। जो भी मैं बोलूँगा वो सब एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें हैं, ठीक है। तो ये आप साइज भी ध्यान दीजिएगा। और थोड़ा सा और कुछ अगर हम बात करें 80 माइक्रो कंट्रोलर के बारे में, तो रैम आपको पता ही चल गया 128 बाइट है। और आपका इंटरनल मेमोरी देखो यहाँ पे जस्ट वन सेकेंड, देखो यहाँ पे जो है ना, जो रैम है उसकी भी साइज आपका कितना 128 बाइट होती है। और यहाँ पे भी अगर पूछ ले कि जो डाटा मेमोरी होती है ना, जो डाटा मेमोरी होती है उसकी भी साइज कितनी होती है, 128 बाइट्स होती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं ये केबी है 4 किलोबाइट, ठीक है। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कि अगर हमारे पास है कोई कोड मेमोरी करके अगर क्वेश्चन पूछे कि कोड मेमोरी का जो साइज होगा वो कितना होगा, तो 4 किलोबाइट होगा, ठीक है। कोड मेमोरी दे के पूछ सकता है या फिर आपको दे देगा, क्या देगा, इंटरनल मेमोरी, ठीक है। तो इसको भी ध्यान दीजिएगा, इंटरनल मेमोरी, ठीक है भाई। तो इंटरनल मेमोरी दे देगा या फिर कोड मेमोरी दे देगा, तो उसकी भी साइज कितना होता है, 4 किलोबाइट। रोम की भी साइज 4 किलोबाइट, रैम की साइज 128 किलोबाइट, 128 बाइट होता है। डाटा मेमोरी की अगर पूछेगा तो यही होगा, ठीक है। तो क्वेश्चन देख लीजिएगा, ठीक है, तो देख लीजिएगा कैसे। और 80 से और कुछ हम बात करें तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि इसका अब बहुत सारी चीज़ें मैं लिखवा दूंगा आगे भी, ठीक है। टाइमर और काउंटर यहाँ पे कितना होता है, टाइमर और काउंटर होता है आपका 2, नंबर ऑफ इंटरप्ट होता है आपका यहाँ पे 5, ठीक है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। इनपुट और आउटपुट जो पिन होती हैं, इनपुट और आउटपुट पिन होती हैं आपका होता है 32।
ठीक है। सीरियल जो पोर्ट होता है वो आपका कितना होता है, आपका 1 होता है। तो यहाँ पे देखो कुछ और भी पॉइंट आपके लिए लिखवा दे रहा हूँ, ठीक है, ताकि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा भाई, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 8051 की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा ये जो होता है यन चैनल का बना होता है, सिलिकॉन गेट एच मॉसफेट पे वर्क करता है, ठीक है। ये किस पे वर्क करता है, यन चैनल, ये आपका वर्क करता है भाई यन चैनल सिलिकॉन गेट एच मॉस पे वर्क करता है भाई, ठीक है। तो इसको ध्यान दीजिएगा। 40 पिन इसमें होते हैं डीआईपी के, ठीक है। 40 पिन होता है आपका, 40 पिन होता है डुअल यूनिट डीआईपी, ठीक है। डुअल यूनिट पैकिंग टाइप का होता है। सीरियल पोर्ट आपको मैंने बता ही दिया 1 होता है। कभी कभी इसे पूछ लेता है कि इसकी प्योरिटी क्या होती है, तो लो होती है, ठीक है। प्योरिटी जो इसकी होती है भाई साहब वो आपका लो होता है। डाटा रजिस्टर की संख्या पूछ लेगा यहाँ पे, तो क्या होगा भाई, सब 8051 के बारे में लिखवा रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको नोट कर लीजिएगा, बाकी आपकी मर्जी है नोट करें या ना करें, लेकिन कर लीजिएगा तो काफ़ी बेनिफिट करेगा। डाटा रजिस्टर की जो संख्या होती है भाई कितना होता है आपका, 32 होता है, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरप्ट सोर्स आपके बता ही दिया मैंने, 5 होता है। टाइमर और काउंटर 2 हो गया, और रोम हो गया, 100 रैम हो गया, ठीक है। इसमें 4 रजिस्टर बैंक होते हैं, ठीक है, 4 इसमें सब ये पूछ लेता है। अब ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ फालतू में लिखवा रहा हूँ, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। कुछ भी उठा के ये पूछ सकता है आपका। 4 रजिस्टर पूछ लेगा कि ऐसी अकाउंट में कितने रजिस्टर बैंक होते हैं ना, तो आपको ध्यान देना है 4 रजिस्टर बैंक होते हैं। इसमें जो होता है 8 बिट का बाई डायरेक्शनल डाटा बस होता है, ठीक है। 8 बिट का बाई डायरेक्शनल डाटा बस होता है भाई साहब। और यहाँ पे 128, ये सब आपको मिलेगा नहीं कहीं, जो चीज़ मैं आपको लिखवा रहा हूँ, क्योंकि सीरीज का नाम ही आपका है क्या, नेक्स्ट लेवल, ठीक है। तो आप लोग इस सेशन को जरूर लाइक करिएगा भाई, इतना आपके लिए मेहनत हो रहा है। 128 यूजर डिफाइन सॉफ्टवेयर फ्लैग होता है भाई, ये भी लिए ध्यान दीजिएगा। एक एक वर्ड यहाँ पे जो मैं लिखवा रहा हूँ वो ध्यान दीजिएगा, ठीक है। कोई भी चीज़ फालतू नहीं है। तो ये सब पॉइंट है। आपको वन लीनियर फॉर्म बोल सकते हो, डायरेक्ट वन लीनियर फॉर्म में है, आपका इजिली बन सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो 8 बिट का डायरेक्शनल डाटा बस होता है, और 16 बिट का भाई साहब होता है कि आपका 16 बिट का होता है यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस, ठीक है। यूनिडायरेक्शनल एड्रेस बस होता है आपका। और इसमें देखो 32 जनरल पर्पज के रजिस्टर होते हैं, ठीक है। रजिस्टर बैंक तो आपका 4 होता है, ठीक है, लेकिन इसमें जो होता है आपके 32 जनरल पर्पज के रजिस्टर होते हैं भाई, ठीक है। जनरल रजिस्टर होते हैं जो आपके, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो 32 जनरल पर्पज के जो रजिस्टर होते हैं वो कितने बिट के होते हैं, तो ये होते हैं आपके 8 बिट के, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भी लिख लो, क्या करना है 8051 से और भी चीज़ें लिखवा लो। इंटरप्ट सोर्स, यहाँ पे देखो इंटरप्ट, नंबर ऑफ इंटरप्ट तो आपका होगा, देखो ये पूछेगा ना, नंबर ऑफ इंटरप्ट सोर्स करके देगा, ठीक है। नंबर ऑफ इंटरप्ट सोर्स 5 होते हैं, और नंबर ऑफ इंटरप्ट सोर्स यहाँ पे थोड़ा लिख लो, नंबर ऑफ इंटरप्ट सोर्स 5 होते हैं, ठीक है। लेकिन इसी में एक और इंक्लूड कर लो आप लोग। अगर ये पूछे कि इंटरप्ट सोर्स कितना होगा, तो ये हो जाएगा आपका 6। इंटरप्ट सोर्स कितना हो जाएगा भाई साहब, 6 हो जाएगा, ठीक है। और लिख लो 3 इंटरनल और 2 एक्सटर्नल इंटरप्ट होते हैं। 16 बिट का जो प्रोग्राम काउंटर होता है और डाटा प्रिंटर, ये लिख लो यहाँ पे, ये भी इम्पोर्टेंट है। 16 बिट का जो प्रोग्राम काउंटर होता है, ठीक है, 16 बिट का प्रोग्राम काउंटर होता है। और डाटा प्रिंटर भी जो होता है वो आपका कितने का, डाटा जो प्रिंटर होता है वो भी आपका 16 बिट का ही होता है, ठीक है। 8051 में देखो 4 पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, ठीक है भाई साहब। 8051 में 4 पैरेलल इनपुट और आउटपुट पोर्ट होते हैं। ये क्वेश्चन पूछा गया है, अभी मुझे नहीं पता कि इसमें पूछा गया है, लेकिन पूछा गया है 8051 में 4 पैरेलल इनपुट आउटपुट पोर्ट होते हैं, और ये कितने बिट के होते हैं, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली किसी एग्जाम में था। तो ये आपका होता है 8 बिट के, ठीक है। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि 8051 से मैंने कितने वन लीनियर के फॉर्म में डाटा को लिखवा दिया है आपके, ठीक है, जिसमें आपके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है। और एक चीज़ लिख लेना कि जो 8051 होता है ना, इसमें 4 मैथ फ्लैग होते हैं, ठीक है। कितने फ्लैग होते हैं इसमें, जो फ्लैग होते हैं वो आपके 4 मैथ फ्लैग होते हैं। पहला होता है आपका कैरी फ्लैग, दूसरा होता है ऑक्सिलरी कैरी, और उसके बाद होता है ओवरफ्लो,
और उसके बाद होता है पैरिटी। ठीक है, ये 4 मैथ फ्लैग होते हैं आपके। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे कि कितनी सारी पॉइंट मैंने यहाँ पे लिखवाया हुआ है भाई नेक्स्ट लेवल में। ठीक है, तो इसलिए जो है आप इस सेशन को लाइक जरूर करिएगा भाई, क्योंकि इतना डाटा मैक्सिमम बहुत लोग नहीं लिखवाएंगे। ठीक है, और बहुत लोग बस क्वेश्चन कराना और सीधे आगे ही चले जाना। ठीक है, लेकिन ये सब पॉइंट अब बहुत ज़रूरी हैं, जो आपके एक तरीके से बोल सकते हो वन लीनियर में भी है तब भी हेल्पफुल होगा, क्योंकि डाटा तो क्वेश्चन कहीं से भी उठ के आएगा। अब यहाँ जितना भी मैंने डाटा लिखा हुआ है, यहाँ से मान के चलो 6-7 से क्वेश्चन बन चुका है अभी। ठीक है, रिसेंटली भी क्वेश्चन यहाँ से बना है, इसलिए मैंने पूरा लिखवा दिया है कुछ चीज़ें। बाकी छूटेगा तो वो सब भी आगे हो जाएगा, जो जिस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उस हिसाब से हम लोग उस चीज़ को देखते रहेंगे। ठीक है, तो उसके लिए आप वो नहीं करिएगा, तो सेशन को जरूर लाइक करिएगा। इस टाइप का कंटेंट, इस टाइप का सॉल्यूशन, इस सब के लिए आपके लिए काफ़ी ज़्यादा वर्क हो रहा है, तो आप सेशन को जरूर लाइक करिएगा और शेयर भी करिएगा दोस्तों के साथ। ठीक है, और ये जो सेशन है ऐसा नहीं कि पीसीएल के लिए ही इंपॉर्टेंट है, ये आपका कोई भी एग्जाम आप दे रहे हो ना तो सबके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कंटेंट लगभग सेम ही है टेक्निकल का, और इसमें भी मैंने लगभग मिक्स इलेक्ट्रॉनिक से बहुत सारे क्वेश्चन रखे हैं, धीरे धीरे आपको पता चलेगा। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि बस पीसीएल के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, जो भी आप एग्जाम दे रहे हो ना उस सबके लिए बेनिफिट है। चलो अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। ठीक है, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये शायद इस टाइप का क्वेश्चन आपको इस बार यूपी आर्मिनल जेई में मिला था क्वेश्चन 2021 में। ठीक है, और इजली जब यूपी आर्मिनल में पूछा गया है जेई में, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन था, सिटी बर्डन ही पूछा गया था। ठीक है, मैंने पेपर देखा था, तो इस टाइप का भी मैंने क्वेश्चन यहाँ पे लिया हुआ है ताकि आपको इस टाइप का सिटी बर्डन से रिलेटेड क्वेश्चन हम लोग करा सके। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे देख लेते हैं सिटी बर्डन। ठीक है, थोड़ा सा इसमें भी ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। सिटी बर्डन यानी करेंट ट्रांसफार्मर का बर्डन, इसको भाई यहाँ से भी क्वेश्चन बना हुआ है। जो करेंट ट्रांसफार्मर होता है ना, इसका बर्डन इज डिफाइन। ठीक है, द लोड कनेक्टेड क्रॉस द सेकेंडरी, जो सेकेंडरी साइड लोड कनेक्टेड होता है उसी को सिटी बर्डन बोलते हैं हम लोग। ठीक है, तो इसको डिफिनेशन लिखना होगा, तो लिख लीजिए करेंट ट्रांसफार्मर। ठीक है, सिटी बर्डन इज डिफाइंड। ठीक है, सिटी बर्डन इज डिफाइंड as the load connected across its secondary। ठीक है, इट्स सेकेंडरी, तो ये होता है आपका सिटी बर्डन का। इसलिए नॉर्मली ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है कि करंट ट्रांसफार्मर के बर्डन को हम किस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, मतलब इसे रिप्रेजेंट करते हैं, तो इसे हम करते हैं वोल्ट एम्पियर में। ठीक है, ये काफ़ी पूछा गया है, अभी बहुत सारे एग्जाम में बन चुका है क्वेश्चन, तो वोल्ट एम्पियर में इसे एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, फार्मूला क्या है भाई, फार्मूला आपका मेन यही है सिटी बर्डन निकालने के लिए। ठीक है, करेंट ट्रांसफार्मर का बर्डन निकालने के लिए हमें चाहिए करेंट ट्रांसफार्मर का रेटेड सेकेंडरी करंट चाहिए हमें। ठीक है, रेटेड सेकेंडरी करंट चाहिए हमें, और उसके बाद इनटू करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज चाहिए हमें। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर का हमें क्या चाहिए भाई साहब, सेकेंडरी वोल्टेज चाहिए। तो ये आपका फार्मूला है, और ये फार्मूला अगर आप याद किए हैं तो इजीली आप क्वेश्चन बना ले जाएंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन को ध्यान रखिएगा भाई यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लाइन होती है। ठीक है, जस्ट ये लाइन है, करंट ट्रांसफार्मर कनेक्ट होता है भाई। ठीक है, और यहाँ पे सर्किट मैं पूरा नहीं बनाऊँ। ठीक है, मान लो यहाँ पे एमीटर कनेक्टेड है भाई। ठीक है, हमें सिटी का बर्डन निकालना है। अब देखो यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर का जो रेटेड सेकेंडरी करंट है वो इजिली हमें दिया हुआ है भाई। करंट ट्रांसफार्मर का रेटेड सेकेंडरी करंट कितना है आपका, ये देखो रेटिंग दिया गया ना, ये आपका कितना है 5 एम्पियर, तो ये हमारे पास मिल गया भाई, 5 एम्पियर हो गया हमारे पास। अब हमें सारा जो मतलब प्रॉब्लम है, करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज नहीं दिया भाई। ठीक है, करंट ट्रांसफार्मर यहाँ का वोल्टेज निकालना पड़ेगा ना, तभी तो हो पाएगा। सिटी बर्डन अगर हमें निकालना है तो सेकेंडरी वोल्टेज भी चाहिए हमें। तो देखो क्वेश्चन में दिया गया एमीटर का जो रेजिस्टेंस है, यहाँ पे जो RS दिया गया है, मतलब RS क्या है आपका, एक तरीके से ये जो है आपका एमीटर का रेजिस्टेंस है। ठीक है, एमीटर का जो रेजिस्टेंस है वो आपका दिया गया है, जो सेकेंडरी साइड करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड जो कनेक्ट है। ठीक है, तो एमीटर का जो रेजिस्टेंस RS है ये आपका 0.1 ओम दिया गया है। ठीक है, एक सेकेंड, थोड़ा सा इसको मैं मिटा लेता हूँ ये। ठीक है, ताकि आपको नोट डाउन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे आपका जो RS है वो क्या है, एमीटर का रेजिस्टेंस है भाई। ठीक है, एमीटर का रेजिस्टेंस है जो आपका करंट ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी साइड कनेक्टेड है। ठीक है, उसी तरीके से हमें यहाँ पे क्या दिया हुआ है,
करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट भी दिया गया है, जिसे हम IS से लिखेंगे ना, सेकेंडरी करंट करंट ट्रांसफार्मर का दिया गया है। तो वो आपका कितना दिया गया है, तो दिया ही गया है आपका 5 एम्पियर दिया गया है, ठीक है। अब हमें यहाँ पे देखो निकालना है करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज, ठीक है। यहाँ पे तो एमीटर का रेजिस्टेंस दे ही रखा है, करंट आपका सेकेंडरी साइड दिया गया है, लेकिन यहाँ पे हमें निकालना क्या है, वोल्टेज निकालना है ना, वो भी करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वोल्टेज निकालना है। तो वोल्टेज देखो, सेकेंडरी साइड का वोल्टेज निकालने के लिए ये आपका इसलिए गुणा कर देना है इसको, ठीक है। सेकेंडरी साइड का वोल्टेज निकालने के लिए भाई हमें यहाँ पे करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी करंट दिया ही है और रेजिस्टेंस भी दिया गया है, ठीक है। V बराबर I इंटू R होता है ना, तो यहाँ पे सेकेंडरी वोल्टेज हम निकाल सकते हैं। तो ठीक है, सेकेंडरी करंट आपका 5 है और ये आपका रेजिस्टेंस एमीटर का 0.1 है, तो यहाँ पे कितना होगा, सेकेंडरी वोल्टेज होगा 0.5 वोल्टेज होगा, ठीक है। अब यहाँ से वोल्टेज निकाल सकते हो ना, CT सेकेंडरी वोल्टेज आ गया आपका, कितना होगा 0.5 हो गया, ठीक है। अब बस इसका गुणा करना है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 2.5 वोल्ट एम्पियर हो जाएगा। तो ये आपका बन जाएगा दूसरा वाला जो ऑप्शन है वो आपका बनेगा। तो ये क्वेश्चन देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, इस चीज़ को थोड़ा सा एकदम अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन इस टाइप के बने भी हैं, बन रहे हैं आपके, ठीक है, इसलिए मैंने इस टाइप के क्वेश्चन को उठाया हुआ है, ठीक है। कुछ करना नहीं यार, देखो करंट ट्रांसफार्मर को हम नॉर्मली किस में एक्सप्रेस करते हैं, वोल्ट एम्पियर में, ठीक है। तो हमें करंट चाहिए और वोल्टेज चाहिए, बस इजली है। तो देखो करंट ट्रांसफार, लेकिन वो करंट ट्रांसफार्मर का ही चाहिए, CT वोल्टेज रिप्रेजेंट करने के लिए वोल्ट एम्पियर चाहिए हमें, यानी वोल्टेज और करंट चाहिए। तो रेटेड सेकेंडरी करंट तो आपको मिल ही रहा है 5 एम्पियर, वोल्टेज नहीं है हमारे पास डायरेक्ट, देखो इस फार्मूले मतलब प्रश्न में कहीं वोल्टेज नहीं है। तो वोल्टेज निकालने के जो आप एमीटर साइड में कनेक्ट कर रहे हो ना, उसका रेजिस्टेंस दिया ही है, और सेकेंडरी साइड का करंट भाई ये CT का रेशियो आपका दिया है 400/5 दिया है, तो सेकेंडरी साइड का करंट 5 है। तो यहाँ से आपको सेकेंडरी वोल्टेज निकालना होगा CT का, और बस उसका मल्टीपल करना होगा, ठीक है। तो ये आपका आंसर बन जाएगा। तो यार बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझ लो ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, JEE वालों के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इस टाइप का क्वेश्चन आप करिएगा, क्योंकि इस टाइप के जब क्वेश्चन आ रहे हैं तो इजिली करना ही पड़ेगा आपको, ठीक है। तो चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ यहाँ पे, ठीक है। तो देखो इस टाइप का भी क्वेश्चन जो है थोड़ा सा SSC में आपको मिलता है देखने के लिए, इसलिए मैं इस टाइप का क्वेश्चन उठाया हूँ, ठीक है। SSC में और पावर ग्रिड में मिलता है इस टाइप का क्वेश्चन आपको देखने के लिए। यहाँ पे दिया गया डिटरमाइन द टोटल चार्ज इंटरिंग द टर्मिनल बिटवीन, यहाँ पे टोटल चार्ज जो जितना इंटर करेगा टर्मिनल बिटवीन टाइम 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड में कितना चार्ज इंटर करेगा अगर हम करंट पासिंग थ्रू द टर्मिनल, करंट इतना पास कर रहे हैं, ठीक है। तो हमें इजिली पता है I बराबर क्या होता है, Q/T होता है, ठीक है। ऐसा नहीं कि PCL में नहीं आ सकता है भाई, पावर ग्रिड SSC में इस टाइप का फेवरेट क्वेश्चन है, बना हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। तो PCL वाली भी बन सकते हैं, बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे क्वेश्चन तो इजिली आपने पढ़ ही लिया होगा कि डिटरमाइन द टोटल चार्ज इंटरिंग द, जो चार्ज इंटर कर रहा है वो हमें बताना है टाइम बराबर 1 सेकेंड से लेके 2 सेकेंड पे, ठीक है। अगर मान लो करंट पास हो रहा है टर्मिनल पे कितना 3t² - t दे रहा है, ठीक है। तो इजिली जो करंट पास हो रहा है तो हमारे पास सही है, बस चार्ज हमें यहाँ पे निकालना है। तो चार्ज निकालने के लिए हमें यहाँ पे चार्ज यहाँ पे देखो निकालना है। तो जो चार्ज है ना, जो DQ है ये आपका एक सेकेंड से लेकर 2 सेकेंड है ना, तो इसे हमें समाकलन करना होगा, ठीक है। 1 से लेकर 2 है और कितना आपका 3t² है माइनस t है, dt के रिस्पेक्ट में यहाँ पे समाकलन करना होगा हमें। तो समाकलन कर लीजिएगा डायरेक्ट यहाँ पे, ठीक है। ये आपका ये हो जाएगा आपका t के पावर 3 हो जाएगा, ठीक है। एक दोनों वैल्यू अपर और लोअर रखते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये आपका t के पावर 3 हो जाएगा और ये t² हो जाएगा और बटा 2, ठीक है। ये आपका 1 से 2 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे वैल्यू एक बार अपर और लोअर रख लीजिएगा आप, ठीक है। ये आप इजिली कर लीजिएगा, अगर आपने इंटर किया होगा तो इजिली आप कर लेंगे, ठीक है। ये हो जाएगा 4 - 1 हो जाएगा, पारी वैल्यू अपर लोअर रखते हैं। उसके बाद जब इसको आप कैलकुलेट करिएगा तो ये हो जाएगा 5.5 गुलाम हो जाएगा आपका, यानी चौथा वाला ऑप्शन जो होगा वो आपका सही होगा, ठीक है भाई। ये थोड़ा सा आप कर लीजिएगा इजिली यहाँ पे, ठीक है। DQ आप यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ करना नहीं था, I बराबर Q/T था, तो यहाँ पे जो है I बराबर Q/T था यहाँ पे। तो यहाँ पे DQ निकालना था हमें, DQ निकालना, तो ये क्या हो जाएगा I बराबर DT हो जाएगा ना। तो करंट हमने रख लिया है, टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पे समाकलन कर देना है, ठीक है। तो इस तरह हमने समाकलन कर दिया, यहाँ पे चौथा ऑप्शन यहाँ पे आपका बन जाएगा। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी है UPPCL के लिए तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप मान सकते हो यहाँ पे, ठीक है। काफी इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्वेश्चन है, ये इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनते भी हैं, बनेंगे भी। दिया गया है इन्हें ट्रांसमिशन लाइन, किसी भी ट्रांसमिशन लाइन में जो इफेक्टिव जो रेजिस्टेंस होता है ना किसी भी कंडक्टर का,
वो इंक्रीज कब होगा भाई, किस कंडीशन में इंक्रीज होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इजिली जो है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट पे ही आपका जो है इफेक्टिव रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होगा। कोरोना इफेक्ट पे क्या होता है ना, लॉसेज होते हैं आपके, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा वहाँ पे भी इंक्रीज होता है, लेकिन वहाँ पे जो है अगर यहाँ पे ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट ज़्यादा होगा। स्किन इफेक्ट इजिली आपको पता ही है कि जो कंडक्टर के सरफेस से करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है ना, और बीच का एरिया खाली होता है ना, पूरा का पूरा यूनिफॉर्म करंट नहीं होता है, जिसकी वजह से स्किन इफेक्ट होता है ना। प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट वही अगर मान लो मतलब अगर यहाँ पे मान लो कोई किसी कंडक्टर में स्किन इफेक्ट हो रहा है, उसका खुद के फ्लक्स के कारण मान लो दूसरा भी पास ही में कंडक्टर रखा हुआ है, तो उसमें दोनों फ्लक्स की वजह से करंट के डायरेक्शन पर डिपेंड करता है, तो वहाँ पे भी जो है दो कंडक्टर के नियर बाई अगर पास में है तो वहाँ पे जो कंडीशन आता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट का आता है, ठीक है। मतलब ये दो कंडक्टर हैं भाई, ठीक है, करंट की डायरेक्शन होगी तो एक आपका आउटर साइड से होगा, और एक करंट की डायरेक्शन इधर है और लोअर है, तो यहाँ पे इनर साइड से करंट फ्लो होगा, ठीक है। मतलब इसमें भी हाफ साइड ही करंट फ्लो होता है, मतलब ये कंडक्टर है तो करंट की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है, तो कभी आउटर साइड फ्लो होगा, कभी इनर साइड फ्लो होगा, ठीक है, आधे में ही फ्लो होता है प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट के कंडीशन में, ठीक है। इसमें भी हाफ साइड ही फ्लो होता है करंट, मतलब अगर डायरेक्शन मतलब इस या तो आधे हाफ में फ्लो होगा फिर या फिर आधे हाफ में फ्लो होगा। स्किन इफेक्ट में क्या होता है कि आउटर सरफेस पे ही बस आपका करंट जो होता है वो फ्लो होता है आपका। इस वजह से यहाँ पे जो इनका स्किन जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है ना, इसी दोनों कंडीशन में ज़्यादा इंक्रीज होता है आपका कंपेरिजन टू द कोरोना इफेक्ट, ठीक है। कोरोना से ज़्यादा ही आपका प्रॉक्सिमिटी और इस स्किन इफेक्ट में काफ़ी ज़्यादा, क्योंकि यहाँ पे एरिया पूरा खाली हो जाता है ना। अब एरिया खाली होने का मतलब इजीली आप समझ सकते हो काफ़ी ज़्यादा गैप है, रेजिस्टेंस आपका इसी का ज़्यादा बढ़ेगा ना, क्योंकि आर बराबर रो एल बाई से आप देख सकते हो कि जिसका एरिया काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, काफ़ी ज़्यादा फर्क पड़ेगा। इसलिए प्रॉक्सिमिटी इफेक्ट और स्किन इफेक्ट की वजह से जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस होगा वो सबसे ज़्यादा बढ़ेगा, ठीक है, कंपेरिजन टू द कोरोना इफेक्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी हीट लॉस होता है ना, तो इस वजह से ऐसा नहीं कि यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, लेकिन फिर भी यहाँ पे नॉर्मली होगा, ठीक है। तो चलो फिलहाल आज के लिए सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट टाइम, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।